नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर में होने वाले सारे ऐसे इवेंट्स जो आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करते हैं। इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो गई, आपके इनकम, आपके सैलरी हो या बिजनेस इनकम हो और ओवरऑल खर्चे, ये सारी चीज़ों पर जो भी चीज़ें इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे सारे बिज़नेस न्यूज़पेपर से उठा करके। तो ऐसे वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से। तो इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट जब ये हुआ तो लोग काफ़ी परेशान थे कि इससे हमारे फिस्कल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएँगी नई-नई, पैसे की दिक्कत हो जाएगी, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा जब भी वॉर की सिचुएशंस आती है। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। इस टाइम पे देखेंगे ड्रोन्स फ्लाई हाई इन इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट मेकर्स ऑन दलाल स्ट्रीट। तो जितने भी ड्रोन मेकर्स हैं, वो कंपनी जो ड्रोन बनाती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ गई है, काफ़ी उनको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि हमने एक अपना प्रोग्रेस शो किया है, राइट? शोकेस किया पूरी दुनिया के सामने कि हमारे ड्रोन्स जो हैं ये काफ़ी बढ़िया परफ़ॉर्म कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में, ड्रोन को बहुत ही एक्यूरेट है और बिल्कुल आप देखो कि कोई मैलफंक्शन हमें नहीं नज़र आया इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा। तो जितने भी शेयर्स हैं कंपनीज के जो ड्रोन्स बनाती हैं जैसे एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजीज, आइडिया फोर्ज, जेनटेक, 50% तक की इंक्रीमेंट आ गई इनकी 7 में से लेके अभी तक की। और इंडिया ने लॉन्च किया अपना मिलिट्री रिस्पांस जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर। तो इन रिस्पांस टू अ टेररिज्म अटैक, तो कुछ जो स्टॉक्स इस इलिसिट स्पेस में डायरेक्टली एंगेज थे डिफेंस रिलेटेड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज होती वो सबसे बड़ी बेनिफिशियरीज रही हैं यहाँ पर। तब से अगर लेकर आज तक अगर आप देखोगे तो पारस डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजीज, आइडिया फोर्ज, जेन टेक्नोलॉजीज 30 से 50% इनके शेयर्स बढ़ गए सिर्फ 10 दिनों में। और यहाँ पे करीब 15 से 20% तक की और मूव आ सकती है, कुछ एनालिस्ट लोगों को ऐसा लग रहा है जो एनालिस्ट हैं। ऑल्दो यहाँ पे आप ये सुन करके आप ट्रेड वगैरह मत ले लेना, आप ये एक एनालिस्ट की स्टेटमेंट है, ठीक है? तो ड्रोन्स जो हैं, जो हम यूज़ करते हैं, सर्विलेंस के लिए यूज़ करते हैं, कॉम्बैट के लिए यूज़ करते हैं, तो इनका काफ़ी यूसेज है, काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंड करेगी और ज़्यादा अगले 5 सालों में कि ड्रोन्स के यूज़ को और बूस्ट किया जाए। इवन अगर आप देखोगे तो हम लोग जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर वाले डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं लोगों को ढूँढने में, स्पॉट करने में, डेब्री में और इवन इवैक्यूएशन में भी हम लोग ड्रोन का एक्सटेंसिव यूज़ करते हैं। तो इंडियन मिलिट्री ड्रोन जो है, इन्होंने ड्रोन मार्केट है, इन्होंने करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया 2024 में और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ये डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी 2030 तक। डोमेस्टिक मार्केट 18% की स्पीड से ग्रो करेगा, सीएजीआर वो भी, ठीक है? तो ग्रोथ एस्टिमेट्स जो हैं वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड बस ये कॉशन है कि भई देखो मोमेंटम ऑलरेडी बड़ी तेज़ आ गया है, 10 दिन में 50% बढ़ गए हैं, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा रेस्ट लें, ये थोड़ा-सा कूल ऑफ लें। अगर पीएसयूज़ की भी बात करें तो इस सेगमेंट में हिंद एचएएल पीएसयू है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक पीएसयू है जो प्रेफर्ड पिक्स हैं स्ट्रॉन्गर मोड के लिए और लार्ज ऑर्डर बुक्स भी हैं इनके पास ओवरऑल बेसिस पे अगर आप कंपेयर करो तो पिछले कुछ सालों से। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो ये सारे ड्रोन स्टॉक्स हैं एंड सितंबर पीक टिल पहलगाम तक देखो कैसा था इनका परफॉर्मेंस। -48%, 14%, -4%, -9.7%। रतन इंडिया -40% और सिंस 7 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 50% पॉजिटिव, 16%, 37%, 8.5, 17.6, 3.4, 5, 15.6। यहाँ से आप इनके रिटर्न्स देखो। न्यूक्लियर एनर्जी में गेट अप टू 49% एफडीआई इन फेजेस। इंडिया अलाउ कर सकता है 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न्यूक्लियर एनर्जी में। तो अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी की, राइट? रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा फोकस था और काफ़ी सारे हमारे मैं कहूँगा बेनिफिट्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनीज़ को, वो न्यूक्लियर एनर्जी की स्पेस में प्रोवाइड करना अब हम शुरू कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी तो ऑलरेडी लीड कर रहा है, सब्सिडीज़ के मामले में आप देखो, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, हर चीज़ में लीड कर रहा है ये। लेकिन अब न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर रहा है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए न्यूक्लियर एनर्जी में। और 49% तक का हम एफडीआई इसमें अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये होगा ट्रांचेस में, एक बार में नहीं होने वाला ये। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशियल फेज में अलाउ कर सकती है 26% का फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर इंडिया में आप न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करते हो, न्यूक्लियर कंपनी सेटअप करते हो, न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कंपनी सेटअप करते हो और ये जो प्रपोज फ्रेमवर्क है ये लाइकली क्या करेगा, स्टिपुलेट करेगा मेजॉरिटी ओनरशिप बाय इंडियन पार्टनर। तो मेजॉरिटी ओनरशिप किसकी रहनी चाहिए? ये तो भाई इंडियन कंपनी की रहनी चाहिए। इसके अलावा आप देखो कि 26% तक का शेयर किसका हो सकता है? किसी भी बाहरी कंपनी का हो सकता है, चाहे वो अमेरिकन हो या कहीं और की हो। एंड न्यू दिल्ली मतलब इंडिया चाहता है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जाए और न्यूक्लियर एनर्जी को
40 गीगावाट तक लेकर जाया जाए, जो अभी सिर्फ 8 गीगावाट पर है। तो सेक्टर अभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन नहीं है और ये नेगेटिव लिस्ट में रहता है फॉरेन इन्वेस्ट नेगेटिव लिस्ट क्या है, मैं आपकी तरफ से ये जानना चाहूँगा। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो बता सकते हैं, काफ़ी सारे लोग मेरे ख्याल से, कि नेगेटिव लिस्ट में कौन-कौन सी कंपनीज़ है और ये नेगेटिव लिस्ट होता क्या है? तो यहाँ पे कहा गया है सरकार द्वारा कि ये अमेंड करेंगे हमारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को ये फैसिलिटेट करेगा और डेवलपमेंट होगा एटलीस्ट 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। तो हमारे एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को भी इंक्लूड करें ओवरऑल प्रोडक्शन में। इनका ये भी कहना है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआर, इसको लेकर के भी हमने काफ़ी न्यूज़ पहले कवर की थी। तो यहाँ पे आउटले रखा रखा गया है स्मॉल मॉड्यूलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स का 20,000 करोड़ का, जहाँ पे सेटअप किया जाएगा इन्हें मैन्युफैक्चर करना एंड एट लीस्ट 5 इंडिजिनसली डेवलप्ड एसएमआर जो है ऑपरेशनलाइज़ किए जाएँगे 2033 तक। तो यहाँ पे डिस्कशंस चल रहे हैं, बातचीत चल रही है स्टेक होल्डर्स के साथ। गवर्नमेंट ने सेटअप किए कमिटीज़ जो कंप्राइज़ करेगा सीनियर ऑफिशियल्स को, ये फाइनलाइज़ करे चेंजेस एंड फॉरेन कंपनीज़ ने भी इंटरेस्ट यहाँ जताया है अपना, कहा है कि इंडिया का जो अपकमिंग न्यूक्लियर यूनिट्स हैं, एज़ पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है, वो इंटरेस्ट शो कर रही है। और रशियन न्यूक्लियर फर्म जैसे रोसाटम को अगर आप देखोगे, तो इन्होंने ऑफर किया इंडिया को एक्सपर्टीज़, अपना एक्सपर्टीज़ ये ऑफर करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बिल्ड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम फ्रेंच स्टेट ओन्ड फर्म की बात कर रहा हूँ, फ्रेंच में भी सरकारी कंपनी है फ्रेंच की ईडीएफ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो मैं बता दूँ, फ्रांस दुनिया की लीडिंग कंट्रीज़ में से एक है, अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर एनर्जी की तो। और गवर्नमेंट भी फर्म अप कर रही है रोड फॉर 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2047, जो आउटलाइन करेगा सारी टेक्नोलॉजीज़ को जिन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी सक्सेस के लिए। बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और ये है एनबीएफसीज़ के बारे में और उधार के बारे में। तो उधार की बात क्या कर के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात कर रहे हैं लोन्स के बारे में, ठीक है? और वो लोन्स जो एनबीएफसीज़ डिस्बर्स करते हैं, मतलब हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ कौन-सी हो गई? ये वो कंपनीज़ हैं जिनके पास ना बैंकिंग का प्रॉपर लाइसेंस नहीं है, मतलब ये आपसे डिपॉज़िट नहीं लेंगी, ना ये एफडी लेंगी, किसी भी तरीके का ये आपको इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे फिक्स्ड डिपॉज़िट का, लेकिन ये आपको लेंड करेंगी पैसे। ठीक है? तो इनको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और ये बैंकिंग सर्विसेज़ नहीं प्रोवाइड करती हैं आपको, लेकिन बस लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो ये कंपनीज़ है ना, इनका अगर 1 साल का आप रिकॉर्ड देखोगे अभी, तो अच्छा खासा आपको स्लो डाउन नज़र आएगा। जो लोन्स इन्होंने दिए हैं 1 साल में, वो काफ़ी घट गए हैं पिछले अगर 1, 2 साल, 3 साल के आप डेटा को चेक करोगे तो। और इसकी वजह से जो न्यू जनरेशन फिनटेक है, स्पेसिफिकली ऐसी बैंक्स, ऐसी कंपनीज़ जो टेक्नोलॉजी पे लेंडिंग करती हैं, जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, पीबी फिनटेक एंड पैसा बाज़ार, उनको काफ़ी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है। जो फिनटेक है, ये सोर्स करती है लोन्स डिजिटल चैनल से लेंडिंग पार्टनर्स के लिए, और इन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है सिक्योर्ड लेंडिंग पर और कोर पेमेंट बिज़नेस पर। तो 197 कम्युनिकेशंस जो रन करता है पेटीएम, इन्होंने रिपोर्ट किया है 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल अपने अनसिक्योर्ड लोन डिस्पर्सल में। और जो फिनटेक मेजर है, यहाँ पे स्लो डाउन ये बता रहा है कि मर्चेंट लोन ऑफरिंग से आ रही है, रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज बिज़नेस से ये काफ़ी कम रहा है, 9.7% पे आ गया है टू 1688 करोड़। तो 2022 से 2023 के बीच में 48% से ग्रो कर रहे थे, और 2024 से 25 के बीच में सिर्फ 9.5% से ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा यहाँ हमें ड्रॉप नज़र आ रहा है। पर्सनल लोन वाइज़ भी अगर आप देखेंगे, तो ये ज़्यादातर प्योर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे जा रहे हैं, जहाँ लेंडर्स पिकअप करते हैं अपना ओन कलेक्शन ऑब्लिगेशन। जो भी पैसा लेंड कर रहा है, वो खुद ऑब्लिगेटेड है कि वो पैसा निकालेगा वहाँ, जिसको भी उन्होंने लेंड किया है उससे। और कंपनी ने कहा कि विल नॉट सी मच लार्जर ग्रोथ पर्सनल क्रेडिट में, जब तक कि कोई बड़ा चेंज नहीं आता है। गुड़गाँव बेस्ड कंपनी है मोबीक्विक। इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे, तो 28% गिरा है, 400 करोड़ आ गया है फ्रॉम 558 करोड़ प्रीवियस फिस्कल में। और स्टार्टअप ने स्टॉप बाय किया है अपने बाय नाउ पे लेटर ज़िप लोन प्रोडक्ट को। इनसेट मोबीक्विक इनेबल कर रहा है मोर कस्टमर्स टू कन्वर्ट देयर परचेजेस इनटू ईएमआई थ्रू क्रेडिट कार्ड्स ज़िप ईएमआई। तो बेसिकली आप कुछ भी खर्च कर रहे हो, जैसे 2000 5000 का आपने पेमेंट की, तो आपको ईएमआई का ऑप्शन वहीं पे देने लगे हैं कि आप इसी को ईएमआई में कन्वर्ट करो। मोबीक्विक का कहना है कि जो इनका रेवेन्यू शेयर है लोन डिस्पर्सल के लिए, ये 7.5% हो गया फ्रॉम 6.4%। और जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं, फिनटेक को यूज़ कर रहे हैं अपने टेक प्रोडक्ट्स के लिए, जो एड करता है उनके लोन मैनेजमेंट में, प्रोसेसेस में, और लेस फॉर लोन सोर्सिंग बाय फिनटेक्स। तो
जो रिस्क एवर्सनेस है, मतलब रिस्क ना लेना, रिस्क एवर्स होने का मतलब क्या होता है? रिस्क ना लेना। तो एक्सटर्नल अंडरराइटिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। तो आरबीआई ने नच किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो अपना ही अंडरराइटिंग करे और जो पार्टनर फिनटेक्स हैं उनसे अंडरराइटिंग ना करवाएं, उनसे लोन्स ना करवाएं, जिसके बाद हमें ये देखने को मिला, ये नया पैटर्न। तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो स्पेंड करेगी 10 बिलियन ऑन लोकल ऑयल टैंकर फ्लीट। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि वो $10 बिलियन मतलब 85,000 करोड़ खर्च करे और 112 क्रूड कैरियर परचेज करे थ्रू 2040। एंड यहाँ पे इनका गोल ये है कि ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर जो है ऑयल के, वो उनका अपना खुद का फ्लीट हो सप्लाईज को सिक्योर करने के लिए। तो हमारी जितनी भी सरकारी कंपनीज है ना, अगर मैं इनकी बात करूं, जो करंटली ऑपरेट करती है एक एजिंग फ्लीट, जहां मोस्टली ऑन चार्टर है फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज, एंड शिपिंग एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज वांट टू चेंज दैट। तो प्लान पहला क्या है कि सबसे पहले तो आप 79 शिप्स परचेज करेंगे, ठीक, बड़े शिप्स होते हैं काफी, आपको पता है, कार्गो शिप्स हमारे। और इसके अलावा जिसमें से 30 जो है ना वो मीडियम रेंज वेसल्स हो, और परचेज ऑर्डर होगा 10 टैंकर के लिए जो एज अर्ली एज दिस मंथ आ जाएगा। तो जो शिप्स सिर्फ लोकली बिल्ड हो रहे हैं, इवन अगर फॉरेन कोलैबोरेशन हो तब भी चलेगा, लेकिन लोकली बिल्ड शिप को ही परचेज किया जाएगा। तो एक स्टेप तो गवर्नमेंट ने रखा है कि हम इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले शिप्स को लेंगे, भले ही फॉरेन कंपनी की मदद से आप प्रोड्यूस करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्पाइट ग्लोबल पुश ट्रांजिशन फॉर क्लीन क्लीन एनर्जी सोर्सेज, इंडिया का जो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो एक्सपैंड कर रहा है टू 450 million tons by the end of decade, from about 250 million tons now, on the back of growing domestic and overseas demand for oil products। तो एक ऐसी कंट्री जो रिलाई करती है इंपोर्ट पर, क्रूड ऑयल सारा इंपोर्ट होता है हमारा फॉर द बल्क ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमारे शिपिंग कैपेसिटी भी हो अपनी खुद की, एक पूरी फ्लीट हो हमारे पास, जो कहीं से भी, जहां से भी हम परचेज कर रहे हैं हमारे ऑयल को, वहां से वो लेकर आए क्रूड ऑयल को, और जो प्रोसेस्ड हमारे ऑयल है उनको वो पहुंचाए जहां पर भी हमें, जिस कंट्री में भी हमने प्रोसेस्ड ऑयल बेचा है। तो इंडिया टारगेट कर रहा है कि वो रेस करेगा शेयर ऑफ लोकली बिल्ट ऑयल टैंकर्स इन इट्स फ्लीट टू 7% बाय 2030 फ्रॉम 5%। तो 2% का इंक्रीमेंट हम करना चाहते हैं। एंड शिपिंग एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 250 बिलियन रुपी फंड, रुपी है ये, ठीक है, वो सपोर्ट करेगा मैरीटाइम सेक्टर को। तो आप देख सकते हैं मैरीटाइम में जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि वो इतने सारे शिप्स बाय करने वाली है, वो भी लोकल मेड, तो भाई इनको तो फायदा होना चाहिए, इनके ऑर्डर बुक्स में और नए ऑर्डर्स ऐड होने चाहिए। तो जरूर आपका काम है कि आप इस पर नजर रखो, देखो, और कौन सी शिप कंपनीज है, शिप बिल्डिंग कंपनीज है जो एक्चुअली इसका फायदा उठा पाएंगी, कितनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या एफिशिएंसी है, किस टाइप का मैनेजमेंट है, ये रिसर्च आपको जरूर करना होगा। तो इंडिया प्लान कर रहा है कि वो कैपेसिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग कोल भी ऐड करेगा, मतलब शिप जो कोल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए, ट्रांजिट कर पाए, फर्टिलाइजर को ट्रांसपोर्ट कर पाए, और स्टील को भी। कंट्री की जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो अभी भी बहुत नेशनल स्टेज पे है, कोई स्केल नहीं है हमारे पास बहुत बड़ा कि हम साल के 100 शिप्स प्रोड्यूस कर देंगे या 500 शिप्स। और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, वो हमें तब फॉलो करेगी जब ग्लोबल शिप बिल्डिंग कंपनीज इंडिया आएंगी और पूरी दुनिया के लिए शिप्स इंडिया से वो बनाएंगी। तो government likely to amend IBC to scrap prior CCI nod for insolvency bids। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस टाइम पे अमेंड करने वाला है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, जहां ये क्लैरिफाई करेगा कि जो पहले प्रायर परमिशन चाहिए होती थी ना, हमें सीसीआई की परमिशन चाहिए होती थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बिड सबमिट करना चाहते हो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये आ रहा है इन बैकड्रॉप ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टिंग विनिंग बिड ऑफ एजीआई ग्रीन पैक फॉर हिंदुस्तान नेशनल गैस। ये केस था हिंदुस्तान नेशनल गैस का जनवरी में, एंड ड्यू टू इट्स फेलियर टू गेट सीसीआई अप्रूवल बिफोर नॉड ऑफ प्लान बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो हम रिड्यूस करना चाहते हैं सीसीआई का बर्डन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बर्डन है वो घटाना चाहते हैं, और इससे ये आईबीसी में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। तो जो प्रोविजन इन क्वेश्चन है सेक्शन 31A सबसेक्शन 4 है आईबीसी का, जो कहता है कि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान है ना, उसमें कंटेन करता है एक प्रोविजन कॉम्बिनेशन का, एज रेफर्ड इन सेक्शन 5 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है इसे अप्रूवल लेना होगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से अंडर द एक्ट प्रायर टू अप्रूवल ऑफ सच रेजोल्यूशन बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, किसी भी कंपनी अगर बैंकरप्ट हो रही है, तो जिन्होंने भी उधार दिया हुआ है
वो तो खड़े रहेंगे ना कंपनी के बाहर, राइट? कि भाई उधार वापस चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कंपनी के जो कचरा भंगार होगा हम वो भी बेचेंगे, लेकिन हमें तो पैसा चाहिए ना। तो उनसे पहले उन्हें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से किसी भी एप्लीकेंट को अप्रूवल लेना पड़ रहा था, तो कहीं न कहीं अब ये अप्रूवल इस अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। तो एजीआई ग्रीन पैक का जो रेज़ोल्यूशन प्लान है, ये इनका कहना है कि अनसस्टेनेबल है एंड ये पहले सीसीआई से अप्रूवल नहीं ले पाया, तो जिसके बाद हमें देखा कि यहाँ पे ये एक बड़ा-सा चेंज आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह अगर आप देखोगे कोई भी केस पे अगर अपना फैसला सुना देती है, तो एक ये प्रेसिडेंट बन जाता है, वो ही लॉ बन जाता है, ठीक है? जो उनके जजमेंट्स होते हैं। तो एक्सपर्ट फील कर रहे थे कि क्लैरिटी आनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा इस मैटर पे, ताकि जो बिडर्स हैं वो थोड़ा रिलीफ फील करें, जो भी बिड कर रहे हैं कंपनीज़ के लिए, एंड सब थोड़ा कंसर्न थे कॉम्पिटिशन कमीशन को अप्रोच करने से बिफोर सीओसी अप्रूवल, जो काउंसिल ऑफ क्रेडिटर्स है उनके अप्रूवल से पहले। तो क्रस्क ये है इस डिस्प्यूट का कि क्या सीसीआई अप्रूवल मैंडेटरी है बिफोर क्रेडिटर्स का अप्रूवल रेजोल्यूशन, एंड क्या ये या फिर इसके बाद भी किया जा सकता है ग्रांट। तो एनसीएलटी और नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल जो है, इन्होंने ये कहा कि ऑल्दो सीसीआई अप्रूवल मैंडेटरी है, लेकिन क्रेडिटर के अप्रूवल लेने से पहले लेना ज़रूरी नहीं है। आप पहले क्रेडिटर का अप्रूवल ले लो, रेज़ोल्यूशन प्लान ले लो और उसके बाद आप सीसीआई से अप्रूवल ले सकते हैं। कोर सेक्टर की ग्रोथ आप देखो 8 महीने के लो पे आ चुका है। तो कोर सेक्टर इंडिया में टोटल अगर आप कोर सेक्टर देखोगे तो 8 कोर सेक्टर है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, स्पेसिफिकली 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं और ये 0.5% घट के 8 मंथ के लो पर आ चुका है। तो 4.6% का ग्रोथ रिकॉर्ड हुआ है मार्च में, जहाँ पे 3 सेक्टर्स में कंट्रैक्शन आया है। मतलब 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो ग्रो नहीं कर पाए। कौन से सेक्टर हैं ये? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस। बहुत ही फीबल सा एक अपटिक देखने को मिला और जो बेस इफेक्ट है ये भी नीचे लेकर आया है इनको लास्ट मंथ। अगर आप देखोगे तो बेस इफेक्ट परेशान करता है कई बार हमें, जब और हमारा पास्ट जो ग्रोथ होता है वही बहुत बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छे लेवल पे सेट होता है। सीमेंट प्रोडक्शन में भी ग्रोथ आई, 6.7% का ग्रोथ रहा है अप्रैल में, लेकिन ये ऑलमोस्ट हाफ था मार्च से अगर आप कंपेयर करोगे तो। कोल प्रोडक्शन बढ़ा है हाई बेस एट 3.5%। नेचुरल गैस आउटपुट पहली बार पॉजिटिव टेरिटरी में गया है। 10 महीनों में नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो पहली बार इंक्रीज हुआ है। और क्रूड ऑयल का आउटपुट -2.8% रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 4th कॉन्सेक्यूटिव मंथ, जो इकोनॉमिस्ट एट्रीब्यूट कर रहे हैं लो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर। फर्टिलाइजर -4.2% हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फर्टिलाइजर 11 महीनों में पहली बार। और 8 कोर सेक्टर्स जो हैं वो 40% कंट्रीब्यूशन इनका रहता है इंडिया के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जिसने एक माइल्ड रिकवरी दिखाई है, राइज टू 3%। जो इम्पैक्ट है टैरिफ टेंट्रम्स का, लेड बाय unprecedented economic uncertainty along with the high base effect pulled the infrastructure output ग्रोथ डाउन। तो रेटिंग एजेंसी आइक्रा है, इनका ये कहना है कि आईआईपी ग्रोथ मॉडरेट हो गया है और ये मॉडरेट हुआ है शार्पली टू जस्ट अराउंड 1% इन अप्रैल, साइटिंग द टेपेड ग्रोथ आउटपुट नंबर्स एंड अदर अवेलेबल हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। तो हेल्दी ग्रोथ नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स में ये प्रोवाइड कर सकता है एक अपसाइड, अनलेस सेम रिप्रेजेंट करता है राउंड टिपिंग ऑफ सम इंपोर्ट्स। तो आप ये देखिए कि लेट्स सी कैसा मतलब हमारा कोर सेक्टर परफॉर्म करता है। सेक्टोरल आप ये यहाँ पे बार ग्राफ भी देख सकते हो। कोल पॉजिटिव रहा है, क्रूड ऑयल नेगेटिव रहा है, नेचुरल गैस 10 महीनों के बाद पॉजिटिव आया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आप देखो कि 4.5% नीचे, और फर्टिलाइजर्स भी 4.2% का ड्रॉप आया फर्टिलाइजर ग्रोथ में, जो 11 महीने से पॉजिटिव था। सीमेंट ने सबसे बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, स्टील भी थोड़ा ठीक-ठाक सा है और कोल में बढ़िया आउटपुट ग्रोथ है। फिक्स वायरलेस एक्सेस गेट्स स्ट्रॉन्ग सिग्नल इन रूरल एरियाज। रूरल कंज्यूमर्स मतलब गांव देहात में रहने वाले जितने भी कंज्यूमर्स हैं इंडिया में, अब वो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सर्विस ले रहे हैं और ज्यादा तेजी से अडाप्ट कर रहे हैं। तो परसेप्शन यहाँ पे ऑल्टर हुआ है कि एक प्रीमियम सर्विस है जो अर्बन हाउस होल्ड लेते हैं, स्पेसिफिकली बिग सिटीज में वही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप लेटेस्ट डेटा देखो ट्राई द्वारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया का, उनका ये कहना है कि रिलायंस जियो जो सबसे बड़ा प्लेयर है, उनका 44% अगर आप देखोगे तो मतलब कि 2.5 मिलियन जो सब्सक्राइबर आए हैं वो रूरल एरियाज में हैं, और इनके पास टोटल 5.57 मिलियन ही हैं सब्सक्राइबर्स इन ऑल। जियो के 82% जो फिक्स वायरलेस मैं कहूँगा सब्सक्राइबर्स हैं, वो 82% फिक्स वायरलेस सब्सक्राइबर्स जियो के पास हैं और बाकी बचा-खुचा किसके पास चला जाता है? एयरटेल के पास। तो जिन्होंने सर्विस भी थोड़ी लेट लेट ही लॉन्च की थी, तो एफडब्ल्यू सब्सक्राइबर्स ये आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे नंबर 1 आता है, यहाँ पे 8.7% पे आता है। एंड रूरल सब्सक्राइबर्स की बात करूँ अगर मैं स्पेसिफिकली जियो को आप देखो, तो यहाँ पे
ये होता है फॉलोड बाय महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो फिक्स्ड वायरलेस जितना भी एक्सेस है इंटरनेट का इंडिया में मार्च तक बहुत ही बढ़िया ग्रो कर रहा था ये, एंड आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ अच्छी आएगी। और जो जीएसएमए का प्रोडक्शन है वो होल्ड करता है कि यहाँ पे 32.4 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस होंगे होम्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पहले 3 महीने का अगर आप सब्सक्राइबर देखोगे तो इंडिया के पास करीब 20% जो ग्लोबल फिक्स वायरलेस एक्सेस है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। तो इंडिया में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर 1 पे चल रहा है इंडिया में। अडैप्टेबिलिटी मतलब जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं इस टाइम पे, सबसे ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूसेज को एवरीडे लाइफ में, एज़ कंपेयर्ड टू यूएस और यूके जहाँ पे सिर्फ 20% लोग अगर आप देखोगे यूज़ करते हैं एआई का एवरीडे, इंडिया में 41% लोग कर रहे हैं। तो अडैप्टेबिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और स्पेसिफिकली आप देखो इंटरनेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बड़ी जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं इंडिया में। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी डायनामिक है। नए प्रोडक्ट को ट्राई करने से पहले वो इतनी जल्दी डरते नहीं हैं। एंड मार्केट में थर्ड चैलेंजर भी आ रहा है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं स्टारलिंक। कंपनी जैसे कि स्टारलिंक, वन वेब एंड कुइपर जो है फ्रॉम अमेज़न, अब ये अलग-अलग स्टेजेस पर है और ये भी अपनी दुकान इंडिया में सेटअप करने वाले हैं। तो कॉम्पिटिशन अच्छा रहने वाला है, हेल्दी रहने वाला है, और जितना कॉम्पिटिशन होगा, लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। भारतीय लोगों के लिए, कंज्यूमर्स को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। तो रूरल एरियाज़ यहाँ पे ये बहुत खुशी की बात है कि कहीं भी पीछे नहीं है। बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, कि फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स इंस्टेड ऑफ डीप डिस्काउंट्स इन डोमेस्टिक मार्केट। Hyundai Hyundai अगर आप देखोगे तो रिजल्ट इस बार कुछ खास नहीं थे। अब ये कह रहे हैं कि हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कंपनी क्या कह रही है कि देखो इंडिया में भले ही थोड़ी सी गाड़ियां कम बिकेगी लेकिन हम इंडिया में ना डिस्काउंट नहीं देने वाले। यस, हम लोग फोकस करेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट करें दूसरी कंट्रीज में। तो इनके की मार्केट हैं जैसे वेस्ट एशिया, अफ्रीका, जहां पे ये डीप डिस्काउंट इंडिया में देने की जगह डोमेस्टिक मार्केट में उसी कार को सही दाम पर बेचे लेकिन एक्सपोर्ट कर दे। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम जब भी चाहें कि डोमेस्टिक मार्केट में बढ़िया काम नहीं हो रहा है, तो हम लोग वही सेम कार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। Hyundai के अगर आप देखोगे तो सेल्स 4.2% डिक्लाइन हुए हैं ईयर ऑन ईयर। इस साल इन्होंने कार कम बेचा है पहले से, और करंटली अबाउट 21% जो Hyundai मोटर्स का टोटल प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है। तो ये चाहते हैं कि 30% तक का जो प्रोडक्शन है वो हम एक्सपोर्ट कर दें। तो ताकि, क्योंकि देखिए उतार-चढ़ाव हमेशा आता रहेगा। हमेशा एक लीनियर ग्रोथ तो रहता नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में। तो कार इंडस्ट्री भी ऐसी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऊपर नीचे अपटिक चलता रहेगा हमेशा। वही फेस्टिव सीजन आया तो ग्रोथ तुरंत से और बढ़ जाएगी। तो ये कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा सीज़नैलिटी रहती है इंडिया में, और काफ़ी साइक्लिकैलिटी भी रहती है ऑटोमोबाइल सेल्स में। तो ये इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये रहेगी कि जब भी ये लगता है कि सीज़नैलिटी है, तो इन्हें अपने प्रोडक्शन को घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करके उसी कार को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ें ना कंपनी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है। अभी देखो कि इनको ऐसा नहीं है कि बिठा करके अपने वर्कर को सैलरी देनी है कि भई एक कार कम बिक रही है तो आप बैठो अब कम काम करो, नहीं। या फिर मशीनरी ऐसी रखी हुई है, आपका रेंट तो जा रहा है ना प्लांट में, फिक्स सैलरीज जा रही है, फिक्स इनकम, फिक्स एक्सपेंसेस जा रहे हैं, तो मशीन अगर यूज नहीं हो रही है तब भी उस पर डिप्रिसिएशन तो लग ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एडवांटेज है Hyundai के पास कि ये कार को एक्सपोर्ट कर सकता है, इसे कैपेसिटी को बहुत ज्यादा घटाने की जरूरत नहीं है जब भी डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा ये हीट फेस करे। एंड डोमेस्टिक जो है टफ रहा है इनके लिए, इनका एबिटा मार्जिन भी 12.9% रहा है फॉर द एंटायर FY 25, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में 14.1% गया है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन पूरे साल का अगर आप मार्जिन देखोगे तो कुछ खास नहीं रहा है बहुत ज्यादा मार्जिन इनका। एंड जो थ्रस्ट है अब इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रहने वाला है। तो 26 लॉन्चेस हैं इनके, ठीक है, और 26 में से 6 कौन से रहेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहने वाले हैं। तो मतलब काफी अच्छे इनके आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, और काफी बुलिश है ये। हालांकि हाइब्रिड में देखना होगा, क्योंकि हाइब्रिड में एक मारुति ही सबसे बड़ा मैं कहूंगा कंटेंडर है, और एक टोयोटा। होंडा के पास भी सिर्फ एक ही कार है, ऑल्दो होंडा के पास तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स ही नहीं है इंडिया में, वो सिर्फ 1-2 कार ही बेचते हैं। लेकिन उसमें से भी सिटी इनके पास हाइब्रिड में अवेलेबल है, और जितनी भी जापानीज़ कंपनीज़ है वो हाइब्रिड पर भी फोकस कर रही हैं। तो देखना होगा कि Hyundai भी एक साउथ कोरियन कंपनी है क्योंकि, तो हाइब्रिड लाती है या नहीं लाती है। अब बात करेंगे एक आर्टिकल की जो इंटरनेशनल आर्टिकल है, और ये है तालिबान से रिलेटेड। तालिबान ने अपनी दोस्ती और गहरी कर ली है इंडिया के साथ, और ये चाहता है कि फैसिलिटेट करे, मदद करे ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेट करके। ये देखिए कि इनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ तो बहुत ज़्यादा बॉटम पे चल रहे हैं, बहुत खराब चल रहा है। तो इंडिया के साथ ये अपने रिलेशंस बहुत अच्छे कर रहा है, और ये पाकिस्तानी पोर्ट पर अपने डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। इसीलिए तालिबान रेजिम ने कहा है कि वो फोकस करेगा कि ये
चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, ये इस पे फ़ोकस करे जो इंडिया मैनेज करता है एंड एक्सप्लोर कर रहा है कि ये जॉइन करे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आईएनएसटीसी अकॉर्डिंग टू पीपल फ़ैमिलियर विद द इश्यू। तो जब तालिबान ने रिटर्न हुआ काबुल में 2021 में, तो जो इनका कोऑपरेशन था चाबहार के साथ इसमें काफ़ी चैलेंजेज़ आए हैं और काबुल और इस्लामाबाद के बीच में जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा खराब हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो प्रॉक्सिमिटी है टू चाबहार जो ईरान में है, वो इंडिकेट करता है एफर्ट कि डाइवर्सिफ़ाई करे क्योंकि अफ़गानिस्तान भी ऑफ़ कोर्स एज़ अ कंट्री ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है इस टाइम पे अंडर तालिबान रूल एंड ये चाह रहा है कि इसके प्रॉपर पोर्ट्स बने, एक एयरपोर्ट बने जो फंक्शनल हो और बेसिक एमिनिटीज़ ये बिल्ड करे, स्क्रैच से इन्हें अपनी कंट्री को क्योंकि बिल्ड करना है। तो अकॉर्डिंग टू रशियाज़ टॉप थिंक टैंक अगर आप देखोगे वाल्डाई क्लब जो मेंटेन करता है क्रेमलिन के साथ काफ़ी क्लोज़ टाइज़, तालिबान यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा है मैसेज इंडिपेंडेंस फ्रॉम जहाँ पे ये बता रहा है कि हम पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट हैं, हम डिपेंडेंट नहीं हैं। कहीं न कहीं पाकिस्तान हमेशा से एक बिग ब्रदर बनने की कोशिश करता रहा है अफ़गानिस्तान का एंड अफ़गानिस्तान को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। वो बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं चाहता है पाकिस्तान के साथ, वो अपना इंडिपेंडेंट एक एज़ अ कंट्री अपने आप को रन करना चाहता है, इंडिपेंडेंट रिलेशंस क्रिएट करना चाहता है और ईरान भी यहाँ पे सीक कर रहा है कि कनेक्ट करे अफ़गानिस्तान को विद आईएनएसटीसी जहाँ पे इनका एम होगा कि ये स्ट्रेंथन करे अपने रीजनल पोज़ीशन को। तो लास्ट वीक फ़ोन कॉल हुआ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ एंड एक्टिंग अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर के साथ एंड ये सबसे पहला एंगेजमेंट है तालिबान के साथ इंडिया का 1999 के बाद। तो रीसेंट एंगेजमेंट्स आए हैं इंडिया और तालिबान के बीच में। यहाँ पे इनका कहना है कि ये अपने डायनामिक्स को और बेटर करना चाहते हैं, इंडिया के साथ रिलेशंस और बेटर करना चाहते हैं एंड ग्राउंड वर्क ले किया गया है, जहाँ पे ओपनिंग होगा इंडिया का टेक्निकल मिशन का काबुल में और विज़िट होगा जेपी सिंह द्वारा, जो इंडिया के करंट एन्वॉय हैं टू इज़राइल एंड यहाँ पे इंडिया अगर आप देखोगे तो अफ़गानिस्तान की कई दिनों से अगर कई सालों से तो इनकी मदद करते आया है। हमने वहाँ पे उन्हें डैम बिल्ड करके दिया है, लाइब्रेरीज़ बनाकर दी हैं, क्रिकेट स्टेडियम हमने अफ़गानिस्तान को दिया है उनका इकलौता। तो इंडिया विदाउट एनी एक्सेप्शन और एक्सपेक्टेशन हमेशा से अफ़गानिस्तान की काफ़ी हेल्प करता है, तो मेबी ये चीज़ें थोड़ी हेल्प करे इंडिया और अफ़गानिस्तान के बेटर रिलेशंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज़ ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।